चलिए, so we have amongst us Mr. Dupesh Jaitley, who will be giving us an interesting talk on financial planning for doctors. अभी तक इस रूम में केवल अकेडमिक टेक्निकल टॉक्स हुई हैं, आज कुछ तुम लोग के ज्यादा मन की टॉक होने वाली। इसके लिए हम लोग एक्चुअली पिछले तुम लोग 10 साल से लगे हुए हो और बाकी लोग 15-20 साल से लगे हुए हैं। मेन पर्पस ऑफ आवर प्रोफेशन आज उसके लिए ये टॉक हो रही है। सर प्लीज। जैसा सबने क्या है, मेरा नाम रुपेश जेटली। मैं पिछले 36 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, खास करके जिनको बहुत सारी समझ नहीं है इन्वेस्टमेंट की, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी पैसे कहाँ लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं, क्या वो आपके लिए है, क्या वो आपके लिए नहीं, वो ज़रूरी है। तो उसको ही समझाने के लिए है। तो हम, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आप लोग के साथ एक दिक्कत आती है कि आप पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देते हैं और अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सारा समय देते हैं और रेगुलर बेसिस पे उसके बाद पढ़ने के लिए आप बार बार अपने लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं है, हम लोग क्या एक बार हम पढ़ लिए तो सारा कुछ नहीं हो जाता, अपडेशन बहुत मस्त है, क्योंकि हमारी फील्ड में भी चेंजेस आते हैं और आपके यहाँ भी आपकी फील्ड में चेंजेस के लिए आप बहुत सारा अपडेशन पढ़ने के लिए करते हैं। तो आप हमसे ज़्यादा समय पढ़ने में लगा, तो होता क्या है, प्रायोरिटी आपकी पढ़ना निकल जाती है और पीछे रह जाता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आप नहीं कर पाते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में गार्डन है? गार्डन है गार्डन? क्या उस गार्डन में आप खुद गार्डनिंग करते हैं या आपने किसी को रखा हुआ है? रखा हुआ है। क्यों नहीं कर पाते आप, जबकि आपका वो एक अच्छा एरिया है, आप उसको अच्छे से वो कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? समय नहीं, प्लस नॉलेज नहीं कि उसको करे कैसे, बिकॉज वो अलग फील्ड है, वो आपकी फील्ड नहीं है। तो उसके लिए आपने रखा है, तो वो प्लान करता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या अच्छा लगेगा, गार्डन कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए आप उसको रखते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग भी है कि आप खुद करते हैं या आपने किसी को दे रखा है हैंड होल्डिंग के तौर पर। दो ऑप्शन है, या तो आप खुद कर सकते हैं, जैसे अभी सबसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिन पे हमें जानकारी होती है और बहुत सारी ऐसी नहीं है कि नहीं कर पाते। जितना हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम चैट जीपीटी और ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वही देता है जो आप मांग रहे हो, वो आपको वो चीज देता है जो आप मांगते हैं, आपकी समझ से नहीं देता। लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं एक एक्सपर्ट के साथ, तो वो आपको वो चीज देता है जो आपके लिए जरूरी है। तो अच्छे एक्सपर्ट के साथ जुड़ने पे ये, क्योंकि अगर आपको कोई किसी तरह की दिक्कत होती है, बीमारी होती है, तो आप उस फील्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे, तो आपके पास जो मरीज आता होगा, वो क्या करता है, वो आपसे बताता है कि हम ढूंढ के आए हैं आपके पास, एक्सपर्ट है इसलिए आए, वो ऐसे नहीं जाता। आज हम उस फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हार्डली 15-20 मिनट हम करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल लें, बहुत सारे सवाल होंगे आपके, कि हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करना है और क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी जो इनकम आती है उसको क्या करते हैं आप लोग, खर्चा करने की सोचते हैं सबसे पहले। कौन कौन ऐसा है जो उसको सेव करके फिर खर्चा करने की सोचता है कोई ऐसा? देखिए एक हाथ आया, बिकॉज ये 10 साल से जुड़ी है, तो इनको मालूम है पहले से कि पैसे आने के बाद पहले सेव करने, इन्वेस्ट करने, देन खर्चा। तो अभी आप लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। पैसे आ गए, खर्चे की लिस्ट बना दी, पहले पहले खर्चा कर दिया, उसे 1 लाख में पहले खर्चा कर दिया, अब जो बचेगा वो हम सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। करते हैं सारे लोग, सभी ये कर रहे हैं। एक नॉर्मल मेंटालिटी यही बोलती है कि यही करते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी समझ जिसके पास आ जाती है, वो क्या करता है, पहले अपने पैसे सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, बचा हुआ पैसा वो खर्चे के लिए निकालता है। क्या आपको मालूम था कि आपकी सैलरी 1 लाख होगी? नहीं मालूम था, लेकिन आपने खर्चे 1 लाख से ऊपर बना रखे, उसमें क्रेडिट कार्ड, लोन, ये वो सब है। वही फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। उस छोटी छोटी फाइनेंशियल प्लानिंग के आज हम टूल्स भी समझेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग समझेंगे।
बहुत सर आपने इसमें भी देखा कि हम किस तरह से अपने काम को करते हैं, जैसे आप लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं, उसी तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको समझा पाएंगे इस छोटे से समय में कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आप क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी चीज आप फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। ये जो एक लाइन है यही आपको आगे तक ध्यान रखनी है, बिकॉज कोई भी चीज जो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्टकट है, वो लॉन्ग नहीं जाएगा। और आपको अपने पैसे अपने रिटायरमेंट तक के लिए रखने हैं, अभी जो आप कमा रहे हैं, बिकॉज रिटायरमेंट पे आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आज आप कर रहे हैं, तो वो पैसा ही आपका एक तरह से क्या होगा, हेल्प करेगा जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट। तो सबसे पहले गोल प्लानिंग के तहत आपको समझना है कि अगर हमारी 30 ईयर्स की एज है तो हमारे पास क्या क्या गोल्स हैं। सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हुई उनको मैरिज के लिए प्लानिंग करनी है, पैसे के लिए। दूसरा, अगर मैरिज हो गई है तो किड्स हैं, उनकी प्लानिंग करनी है, उनके लिए पैसे चाहिए। फिर उन किड्स के लिए आपको उनके किसके लिए, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। फिर अगर वो भी हो गया है तो उसके बाद मैरिज के लिए चाहिए। फिर मैरिज के बाद आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, जब आप रिटायर होते तो पैसा चाहिए। जो हम गोल्स की बात कर रहे थे उसमें यही 3-4 गोल्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप सारी फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा, जो जो कह देगा आप वो कर लेंगे, ये कर लो वो कर लो, वो उसी तरह से चलता रहेगा। तो वो जो मिसमैनेज उसको मैनेज करके प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़े कि हमको करना क्या है। उस पैसे को जो हमने बचाया इस 1 लाख में से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, उसको समझना है कि हमको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्या वेन्यूज होते हैं। हाँ बताया इसमें कि आप लोग डॉक्टर थे तो आपके पास लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, पढ़ने के भी हैं और काम करने के लिए। इस कितने लोगों के पास समय है कि हम 1 घंटा रोज फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, हम महीने में 1 घंटा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए निकालना है? कोई यहाँ पे जो जिसको 1 घंटा निकाल पाता है? आप लोग के पास है समय? किसी के पास है? समय तो बहुत है, पर नहीं निकाल नहीं पाता। समय तो बहुत है, जब से यहाँ आए समय से। तो वो जो बिजी शेड्यूल है आपका, उसमें से कुछ समय निकालना है जब आप काम करें। और फाइनेंशियल प्लानिंग जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं यार फाइनेंशियल प्लानिंग एक तो हमारे ऊपर से निकल जाती है, प्लस उसमें आप इस तरह की इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें डाल देते हो जो समझ में नहीं आती। आप इंटरेस्ट रेट बताते हो एक तरफ, उधर बाजार बताते हो, उधर म्यूचुअल फंड बताते हो, उधर SIP बताते हो, उधर STP बताते हो, उधर क्या क्या बता डालते हो। कैसे समझ में आएगा जब आपको इतना समय लग रहा है समझने में, तो मुझे कैसे मालूम जब मैं उस फील्ड का नहीं। उसी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए खास करके आप लोग के पास सब अच्छे पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन क्या है, क्या फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो उतनी नहीं आ पाती, सिखाई हमको बचपन से नहीं जाती। हमको गुल्लक में पैसे डालना सिखाया जाता है, लेकिन गुल्लक में पैसे डालने से क्या पैसे बढ़ेंगे आपके घर? किसी के पैसे बढ़ेंगे गुल्लक में डालने से कि हमने 100 रुपए उसमें जोड़ के डाले और बाद में आपको 102 मिले किसी को? तो वो गुल्लक वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तब तक चलता था जब तक हम छोटे थे। आज की डेट में इन्फ्लेशन 6-7% है। अगर आपने वही 100 रुपए आज की डेट में 1 लाख रुपए बैंक में डाले हैं, 2.5% ब्याज है आपको सेविंग्स का, मालूम है आपके बैंक का? तो अगर आपने वही छोड़ रखा है 10 लाख रुपए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो 10 लाख रुपए छोड़ रखा है, 20 लाख रुपए छोड़ रखा है, पूरे पैसे तो कुछ तो दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 7 से 8% इन्फ्लेशन है, तो वो 2.5% पे जो ब्याज मिल रहा है साल का, वो 10 साल बाद एज इट इज नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन आपके पैसे को, पैसे की पावर को कम कर देगा। बहुत छोटा सा इन्फ्लेशन वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला भी है यहाँ पे। एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा, सेविंग्स 10,000, 2 अलग अलग लोग हैं जो इस तरह से सेव कर रहे हैं। एक पहले सेविंग्स कर रहा है, एक एक्सपेंसेस के बाद सेविंग कर रहा है। दोनों में ये दिक्कत है कि एक ने खर्चा करने के बाद सेविंग करी, उसके बाद 10,000 बचा। एक ने पहले सेविंग करी, वो 20,000 रुपए बचा के करता। किसके पैसे ज्यादा होंगे, पर्पस किसका बड़ा होगा? सिंपल सी बात है कि जो पैसे ज्यादा बचा रहा है, और वो इसीलिए बचा पा रहा है कि उसने पहले सोच रखा है कि मेरा ये खर्चा है,
सेविंग्स मेरी खर्चे को उसने मान लिया, उसने उसको ये नहीं माना कि मेरी सेविंग है, उसने उसको मान लिया मेरा खर्चा है 10,000 रुपए की मेरी कहीं पे अगर वो जा रही है तो वो मेरी एसआईपी मेरा खर्चा है, और उसको मान के चलता है, और वो सेविंग्स उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज जो आप लोग के अंदर कमी होती है, या सब सारे इन्वेस्टर्स अपने ऊपर मत लीजिए, डिसिप्लिन की कमी होती है। आप अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन है बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बट जैसे ही इन्वेस्टमेंट आता है आप डिसिप्लिन नहीं। किसी से भी अगर मैं कह दूं कि हर महीने आपको 10,000 रुपये मेरे को देने हैं जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, कितने लोग ऐसे हैं 1 महीने 2 महीने 10 महीने तक दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। तो वो डिसिप्लिन अप्रोच आपको पर्पस बनाने के लिए, जिसको आपको फ्रॉम द डे वन से करना चाहिए। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सैलरी शुरू होने के साथ पैसे लगाए, जिस महीने पहले सैलरी मिली उसी महीने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, कितने लोग हैं यहाँ है? कोई ऐसा, कोई है ऐसा? ये लोग हैं, है ना? हाँ लोगों ने तो किया है। क्यों पहले मोटरसाइकिल मैंने तो पहले कार खरीदी थी मेरी सैलरी जब आई। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास लास्ट मंथ एक बच्चा है, उसको सैलरी मिलने वाली थी, उससे पहले मेरे पास आ गया था, उससे पहले आया, और उसने मेरे से टाइम लिया, अपॉइंटमेंट ले गया है मेरे पास, सैटरडे बैठा मेरे साथ 1 घंटे मदर के साथ आया था, उससे सारी चीज समझी और बता दिया कि यदि मुझे जो है 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी तो मेरी आप 2 तारीख या 3 तारीख में ही एसआईपी अभी से प्लान कर दी, जिससे वो पैसे कट जाए। और एक चीज उसकी सबसे अच्छी थी, बच्चा बहुत अच्छा था कि मेरी पहली सैलरी जो है वो फुल इन्वेस्टेड हो। उसने कहा मुझे से आप वो भले 20,000 10,000 की दीजिए एसआईपी, बट मेरी पहली सैलरी का पैसा मैं पूरा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो अकेला बच्चा था इतने साल में मेरे करियर में जिसने ये कहा हो कि मेरी पहली सैलरी पूरी इन्वेस्ट। घर से सब मिल जाता हूँ। हाँ घर से घर से मिला था, मदर के साथ आया था। लेकिन इस बच्चे की सबसे खास बात ये थी कि उसका ऐसा खाया तो सबसे पहले देखने का 99% लोग ये करते हैं, 99%। वो 1% उस बच्चे में था, 99। इसीलिए मैंने और लोगों की बात नहीं करी, उसकी बात इसलिए करी कि वो बच्चा आया था, उसने बताया कि मैं गुड़गांव रह रहा हूँ और मुझे घर से 25 30 40 हजार कुछ आ रहे थे हर महीने सैलरी से पहले। सैलरी तो अगले महीने आई, तो 40,000 आ रहे हैं और वो मैं अपने मैनेज कर लूंगा, तो घर से आएंगे, मुझे मालूम है घर से आएंगे, मतलब साथ बैठी उनके सामने बोला ये पैसे तो मुझे आएंगे, तो मुझे अपने बचा। अब आप सोचिए उसका पर्पस बनेगा या उस 99% का बनेगा जिसने सबसे पहले पैसे खर्चा कर, मोटरसाइकिल ले ली, कार ले ली, सारा कुछ ले लिया। डाउन पेमेंट दे के हमने लोगों को देखा है कि डाउन पेमेंट पहली सैलरी से दिया और बाइक उठा लाए 1.5 लाख की बाइक, सैलरी आई 75,000, कट कटा के 65,000। उसका नशा ही अलग है। उस तेज पे उसका मजा है। लेकिन इकोस्पोर्ट खरीद लाते पेरिस में सैलरी करते हैं, क्या नशा ही है। हाँ, लेकिन ये जो नशा है, हाँ, लेकिन जो नशा, असल डॉक्टर्स को बहुत इंतजार करना पड़ता है ना पहली सैलरी आने हाँ, वो लगता है ना उनको भाई 7 से 8 साल लग गए, उसके बाद आने के बाद भी मुझे जितना जानकारी 7-8 साल लग गए, जैसा क्योंकि इन लोग के साथ बैठता हूँ, दोनों के साथ इनके साथ, तो मुझे मालूम है कि इतना समय लगता है। और उसके बाद आप सोच नहीं पाते, फिर आप सोचते हैं पिछला जो 10 साल में हमने खोया है वो हम पहले पूरा करेंगे, पैसे तो फिर हम कमा लेंगे जो देखा जाए, कमा भी लेंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ क्या इन्फ्लेशन को समझने के लिए मैंने डाला है सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट जो आपको बाद में 150 रुपए हो जाएगी। सिर्फ इन्फ्लेशन अगर हम 7% लेते हैं, आपके आज के जमा करे हुए 100 रुपए 10 इयर्स बाद अगर 7% है तो आप वापस 100 रुपए की वो चीज वापस नहीं खरीद पाएंगे। सिर्फ 7% की बात कर रहा हूँ, जबकि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन समटाइम्स 8, 9 और 10 चला जाता है। अभी तो फिर भी 5-7 साल से कुछ थोड़ा सा रुका है, अदरवाइज आफ्टर कोविड रुका हुआ है, अदरवाइज कोविड से पहले 8 और 9% था, जहां पे हम इंटरेस्ट रेट भी 8 और 9% देते थे। आज इंटरेस्ट रेट घट गया, इसीलिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल है। उसकी वजह से क्या होता है,
एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती है, उसके लिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ केयर बढ़ती है तो आपकी सैलरी बढ़ती है। बट अगर कहीं भी जाएंगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जो आज आपने सोचा है वो 10 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क आएगा। वो कहाँ से आएगा? क्या सैलरी उतनी बड़ी जितना आपने लिविंग स्टैंडर्ड बदल दिया? नहीं होता है। आपके गोल्स बदल जाते हैं। आज आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, मान लेते हैं किसी ऐसे स्कूल में जहां पे उसकी फीस 12-14 हजार थी, लेकिन जब तक वो 12th में आता है उसकी फीस हो जाती है 28-30 हजार, जो आपने सोची नहीं। वहां भी तो इन्फ्लेशन काम कर रहा है। आपने जो शर्ट आज पहनी है ये 500 रुपए की थी आज से 5 साल पहले, आज ये शर्ट ऑटोमेटिक आपकी 1000 रुपए की हो चुकी है। शूज जो आप पहन रहे थे 500 रुपए के, आज वो 1500, 1800 और 2500 रुपए के हो चुके हैं। ये इन्फ्लेशन है जो आपको दिखता नहीं। क्या सैलरी, क्या आपकी सेविंग उस हिसाब से बढ़ी है? सैलरी जरूर बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, सैलरी तो आपको दिख रही है, इन्फ्लेशन आपको दिखता नहीं। वो ऐसी चीज है जो आपके सामने नहीं है, विजिबल नहीं है, बट आपकी पॉकेट में कट कर रहा है। अब आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करी तो आपको फ्रीडम क्यों चाहिए? अगर आपने पैसे बचा लिए हैं, आपने सेव कर लिए हैं, और आपने अगर अपने दिमाग में बैठा लिया कि हमको इतने पैसे बचाने हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। वो आपको आपके डिसीजंस बेहतर करने में मदद करता है। मेरी जेब में अगर आज 100 रुपए हैं तो मेरा सोचने का तरीका अलग है, लेकिन अगर वहीं मेरी जेब में आज 1 लाख रुपए है तो मेरा सोचने का तरीका अलग है दुनिया को देखने है सबके लिए। अगर आपके पास आज की डेट में 10,000 रुपए कैश है तो आपका सोचने का तरीका अलग है। कल आपकी जेब में अगर 100 रुपए है तो आपका सोचने का तरीका अलग है। वही लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन आपके सोचने का तरीका आपके पॉकेट से आता है। वहीं से आपको लगता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर, अगर आपके पास कॉर्पस नहीं बना हुआ है तो आप क्या करते हैं? उसके लिए छटपटाते हैं। लेकिन अगर बना हुआ है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग इस हद तक करी हुई है कि आपको मालूम है कि 10 साल बाद मेरा कॉर्पस क्या होगा एक्सपेक्टेड, तो आपको दिमाग में नहीं आता है। और फिर जुनून होता है जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं, वो जुनून आता है कि नहीं, मुझे ये पैसे बचाने हैं, आज खर्चा नहीं करना। जैसे वो आपने कहा पहले खर्चा करना है, बाद में सोचना है। लेकिन जब आप एक स्टार्ट कर देते ना, फिर आपको हैंड होल्डिंग के बाद आपको समझ में आता है, यार अगर मैंने 2 रुपए बचा लूंगा, आज पिज्जा नहीं खाऊंगा, तो मेरे ये 2 रुपए कितने हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास बहुत सारे नए बच्चे आते हैं और स्टार्ट करा, सैलरी आई और SIP शुरू करी, नेक्स्ट मंथ आया, सर मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरी SIP बढ़ा दो। मैंने कहा क्यों? बोला अगर आपने आज नहीं बढ़ाया, मैं अभी जाऊंगा यहाँ से 2,000 रुपए का पिज्जा खरीदते हुए घर जाऊंगा। ये फैक्ट है, छोटे बच्चों के साथ खास करके आपकी जल्दी है। पर अगर आपने पैसे आज नहीं लगाए, मतलब मेरे कोई धमकी, पैसे उसके बचने, धमकी मेरे को, अगर नहीं लगाए तो मैं यहाँ से घर तक जाते जाते 2,000 का पिज्जा खा जाऊंगा, चाहे अपने दोस्तों को बुलाऊं, चाहे कुछ करूं, लेकिन खा जाऊंगा। तो आप आज लगा दो। तो जिसके समझ में आ गया, प्लीज डू। बहुत सारे आपके पास ऐसे फाइनेंशियल वो होते हैं जहां पे अचानक आते हैं और आपको मालूम नहीं चलता। आपने पैसे बचाए तो आप उनको हैंडल कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं बचाए तो आप हैंडल नहीं कर पाते। आप ऑफिस से घर जा रहे थे, चोट लग गई, 15,000 रुपए लगेंगे मिनिमम इंस्टेंट पे, गाड़ी टूटी 2,000, क्या इसके लिए कोई प्लानिंग करी थी? किसी के पास भी ऐसी प्लानिंग? लेकिन अगर हमें मालूम है कि हमने प्लानिंग कर रखी है, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है, इसीलिए लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो चोट लगी उसके लिए क्या कौन है? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या आपके पास से पैसे देने होंगे? क्या आपके पास है पैसे? लेकिन आपने चूंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई थी, इसलिए आपने वो दोनों चीजें ली। अब आता है तीसरा बड़ा मुद्दा, तो यहाँ पे हमने नहीं डाला। एक 30 इयर्स का मेल है जिसकी आज सैलरी 1 लाख रुपए है, 60 इयर्स की एज में रिटायरमेंट है और उसकी कोई भी पेंशन नहीं है, उसकी फैमिली है, 2 बच्चे। अगर उसको आज कुछ हो जाता है सपोज, तो उस
उसके घर की या उसकी फैमिली की लाइवलीहुड कौन चलाएगा अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की हो? नहीं की हो तो उसकी फैमिली बिखर जाएगी, बच्चे जहां पर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे वहां से नॉर्मल स्कूल में आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की तो उसने गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अपना एक टर्म प्लान इंश्योरेंस भी लिया हुआ है जो कि उसकी सैलरी का 20 टाइम्स था। 1 लाख रुपए के हिसाब से उसका 2 करोड़ का इंश्योरेंस था, 20 टाइम्स पता है। तो अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस था, उसकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिलेगा आफ्टर हेल्थ है, जो 30 की एज के बाद 31 में होगी। और 31 की एज में अगर उसकी घर फैमिली को 2 करोड़ मिलेगी तो उसका लाइवलीहुड चलेगा। किसी और तरह का इंश्योरेंस नहीं चाहिए था उसको, सिर्फ टर्म प्लान चाहिए था। 6 तरह के या 12 तरह के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। लेस रिस्क में, लेस प्रीमियम में हाई रिस्क कवरेज चाहिए था। लेकिन अगर उसको कोई समझाने वाला नहीं हुआ तो उसको कोई LIC की पॉलिसी बेच चुका होगा और उसके पास होगी, और अगर उसकी डेथ होती है तो वहां उसको 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। करीब 90% लोग था, जानकारी नहीं है। हमारा रिश्तेदार एक एजेंट बन गया LIC का, उसने हमको घर आके हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है। आप में से कितने डॉक्टर ऐसे होंगे जिनको आप मालूम चल गया कि आपको सैलरी आई और आपके घर एजेंट पहुंच गया होगा, तब ये पॉलिसी दे दो, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए वो आपको दे के चला गया, जो आपके किसी काम की नहीं। क्यों? उसमें आपको रिस्क कवरेज 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिलेगा और इन्वेस्टमेंट लाइक भी, क्योंकि जानकारी नहीं है। बट अगर आपने सही हैंड होल्डिंग की है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही की, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या है, क्या समझ है, किस तरह से आप उस अवेयरनेस के साथ, उस नॉलेज के साथ आए कि हमको ये सारी चीजों की समझ है। टर्म प्लान का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में बता। टर्म प्लान को सब सिंपल 2 लाइनों में समझो, जैसा मैंने अभी बताया। एक ऐसा टर्म जहां तक एक पॉलिसी ले और क्यों ले। सबसे पहले जो मैंने 30 ईयर्स वाले एग्जाम्पल उसको लिया, वे उसको अगेन समझते हैं। 1 लाख रुपए उसकी सैलरी थी महीने की, 12 महीने में सैलरी कितनी हुई? 12 लाख। 30 साल में उसकी सैलरी कितनी हुई? 3 करोड़ 60 लाख, जो अर्न करेगा विदाउट, हमने यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं लिया। 3 करोड़ 60 लाख वो आदमी कमाएगा अगले 30 साल में, अगर वो जॉब में रहता है और लाइफ रहता है तो। ठीक, हम उसको अगर टर्म प्लान दे रहे हैं तो फ्रॉम द डे 1 वो रिस्क कवरेज 3 करोड़ 60 लाख का ले सकता है। और अगर वो 3 करोड़ 60 लाख का टर्म प्लान ले रहा है यहाँ पे, तो उसने क्या करा, अपने पूरे उसको हेज कर लिया। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। किसको हेज कर लिया? अपनी उस सैलरी को अगेंस्ट हिज डेथ। तो अगर उसको 1 साल बाद कुछ हो जाता है, क्या जहां पे वो जॉब कर रहा था, क्या वो 3 करोड़ 60 लाख नहीं? कोई एनीबडी, चाहे वो सरकारी उसमें हो चाहे प्राइवेट में हो, क्या उसको 3 करोड़ 60 लाख देंगे? वो सिर्फ उसका वो टर्म प्लान वाला इंश्योरर देगा। क्यों उसको दिया 1 लाख? क्योंकि उसको मालूम है कि इतने पैसे वो कमाएगा अगर रहेगा, इंक्रीमेंटल छोड़ने के बाद, नहीं तो और ज्यादा आते हैं। लेकिन चूंकि उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, अगर हम आज को 5 करोड़ देते हैं सपोज, तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, तो उसकी सैलरी से जाएगा। लेकिन 30 ईयर्स के 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पे उसको मात्र कितने पैसे देंगे? 30,000 रुपीज अ ईयर, इट्स नॉट मंथली, 30,000 रुपए। और 30 साल तक जमा करेगा तो कितने पैसे उसने जमा किए? 9 लाख। 9 लाख। और फ्रॉम द डे 1 और कितने पैसे से कवर्ड था? 1 करोड़ से। वो कंपनी को 30 साल अगर जिंदा रहता है तो भी 9 लाख दे रहा है, और कवरेज उसको कितना मिल रहा है? 1 करोड़। एग्जाम्पल बता रहे, टर्म प्लान तो सुना। टर्म प्लान में टैक्स बेनिफिट होता है कि नहीं? टर्म टैक्स बेनिफिट है, लेकिन आज आप कहाँ ले रहे हैं? अब तो आप नए रिजीम में आ गए, टैक्स को छोड़ ही दीजिए। टैक्स नहीं हुई तो वो पैसे गए नहीं होता। उसके लिए अलग तब कुछ नहीं आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला भी आता है, बट वो लेना नहीं है। वो समझ मतलब ठीक नहीं है, बस नॉट। टेस्टिंग केस में मारा नहीं तो वो 9 लाख के साथ गया, फिर हो गया। जो मैंने एग्जांपल बताया, आप वो टर्म प्लान 85 ईयर तक है। पाई
आपको वो सिर्फ रिस्क, आपको रिस्क कवरेज के लिए चाहिए, सिर्फ हेजिंग के लिए चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए, उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए। मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स और है, वो चलेंगे, बट उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए, इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस का मतलब ही क्या, यू आर हेजिंग योर लाइफ विद दैट प्रीमियम, हेज कर रहे हैं आप। इसलिए उसको मत, तो वो टर्म प्लान थोड़ा सा लंबा। ना नहीं, वो तो अपने हस्बैंड का कराओ टर्म। इससे पहले अब 5 पिलर्स में मान लेते हैं। सबसे पहले सेविंग सबसे पहला पिलर है। अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, पैसे कहाँ लगाने को आएगी नहीं समझ। दूसरा आ जाता है कि पैसे अगर हम लगा रहे हैं तो सेफ होनी चाहिए, तो प्रोटेक्शन होना चाहिए उस पैसे का। हम ऐसे नहीं किसी पॉलिसी स्कीम में लगा दें और पैसे हमारे चले जाए, मतलब नहीं। तो अगर आपने सेफ लगा रखा है पैसा, इन्वेस्ट करा है, तो वो प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। मीन्स ऐसी जगह जहां से आप मांगो तो 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में मिल जाए। बैंक में आप पैसे क्यों जमा करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वहां सेफ्टी है। बैंक पैसे जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे, ऑनलाइन का तो सेफ्टी मस्त। तीसरा आ जाता है कि अब हम जब हमने पैसे सेव कर लिए, प्रोटेक्ट कर लिए, तो अब हम इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज कहाँ कहाँ हैं। इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएल, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, यही है। इसके अलावा तो और कोई भी। अब जब हमने सेव कर लिया तो उसके साथ टैक्स सेविंग भी आएगी, बिकॉज हमें टैक्स की बात है। जन साहब से बात कर रहे हैं कि अगर पैसे हमको मिलेंगे और रिटर्न आएगा तो टैक्स भी लगेगा। तो जितने भी 5 से 6 रेवेन्यू बताए उनमें टैक्स सबसे ज्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे कम टैक्स है। अभी नेक्स्ट उसमें वो भी कर। अब आती है रिटायरमेंट प्लानिंग, जिससे बहुत छोटा सा हमने बात की कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको मंथली पैसे बन पाएंगे। अगर आपने कोई कॉर्पस जोड़ा है तो उससे आप पैसा मंथली ले पाएंगे। कैसे, अगर आपने मंथली कोई पैसे जोड़े हैं तो आपका कॉर्पस बनेगा। कॉर्पस कैसे बनेगा, तो उसके लिए एक टूल है, हम सारे उसकी नहीं बात करते, लेकिन एक टूल है तो बहुत सारे। अगर आप म्यूचुअल फंड, कौन कौन जानता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड कोई किसी ने सुना है, सबने सुना हो, तो क्या आपको मालूम है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग है क्या। हाँ, आप पीछे से बोल रहे हो, लेकिन वो हर बार आप कहाँ आता है, थोड़ा सा आपको कुछ करना है। काफी कुछ है। तेरा दिन मिला तो आप थोड़ा थोड़ा सा आप अंदर से जरा। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग है कैसे। कोई भी चीज में मतलब बस आप कोई पेमेंट हर मंथली वो करते जाना है, सैलरी जिससे भी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। पर म्यूचुअल फंड कलेक्शन ऑफ फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा चूंकि आपका फील्ड नहीं है, इसलिए म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव फंड है जो हम सब मिलकर करते हैं और उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। एसआईपी एक टूल है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे सर ने बोला हमको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें एक साथ सिंगल, तो ये लमसम हो गया। बट डॉक्टर तभी भी बोला नहीं हम तो 10,000 रुपए महीना कर पाएंगे, तो दैट इज एसआईपी। मीन्स हम उसी 2 लाख को मंथली डिवाइड कर दिया कि हमारी सैलरी से हर महीने 10,000 रुपए लग जाए। इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों का रिटर्न फर्क हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिंगल डे में 2 लाख रुपए लगाए, तो आज की डेट से इनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। और डॉक्टर तन्वी ने 10,000 रुपए मंथली शुरू करा, तो इनकी इन्वेस्टमेंट हर महीने 10,000 रुपए के हिसाब से अलग अलग डेट्स में लगेगी, जाएगी उसी फंड पे, बट डिफरेंट डेट हर 10,000 के हिसाब से। वहां पे आती है फिर कंपाउंडिंग। तो जब इतना मालूम होगा तो आपको कंपाउंडिंग थोड़ी सी मालूम है। थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। एसआईपी एक शब्द छोटा सा है, लेकिन उसको समझिए कि वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कंपाउंडिंग है ये आपको किसी भी जगह नहीं मिलती, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी तरह से नहीं मिलती, बिकॉज ये जो कंपाउंडिंग करके देता है 10,000 रुपीज हमने महीना जमा किया, 5 साल तक हुए 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए को अगर हम 10% से मान लेते हैं बढ़ता है तो वो कितना होगा, 8 साढ़े 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। बट अगर यही रिटर्न 15% की होगी तो वो 6 लाख रुपए 10 लाख साढ़े 10 होगा। लेकिन अगर वो 5 साल का टर्म हमने बढ़ा के 10 साल कर दिया तो हमने जो 6 लाख लगाए थे वो 12 लाख हो गए। बट यहाँ कंपाउंडिंग काम करेगी तो वो जो 10 लाख है 10 लाख नहीं, वो 28 से 30 लाख है, वहाँ कंपाउंडिंग आएगी। और अगर वही हमने 15 साल टर्म कर दिया तो आपने जमा किए 18 लाख, लेकिन अब वहाँ पे वो सिर्फ डबल नहीं होगा, वो पैसा हो चुका होगा 60 से 65 लाख। कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है, हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने बाजार अलग है, हर बार उसको यूनिट्स अलॉट हो रही हैं जो अलग रेट्स पे हैं। 3 साल पहले जो बाजार थी आज नहीं है, 3 साल बाद ये बाजार है। सन 2008 में हमारी इंडेक्स 21,000 पे थी और जब लेमन ब्रदर्स वाला वो आया तो गिर के 8,000 पे आ गई। तो जो पैसे लगा रहा था वो 10,000 तब भी लग रहे थे उसके, 21,000 पे भी, लेकिन जब 8,000 पे आई तो भी लग रहे। तो किसको ज्यादा यूनिट्स मिल रही होंगी, जो रेगुलर 8,000 वाली यूनिट्स की आज की रेट बाजार 78,000 पे है, 10 टाइम्स के आसपास। तो जो उसका उस समय का उस महीने का पैसा लगा हुआ वो आज 10 टाइम्स में है 16 साल बाद। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो 16 साल में 10 टाइम्स दे पैसा? लेकिन ये उसकी एसआईपी के साथ हो, ये कंपाउंडिंग, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करता जा रहा है, हर महीने जमा करता, हर महीने जमा करने में उसको यूनिट्स तो मिल रही हैं और जितनी बाजार खराब होती है उतनी यूनिट्स उसको ज्यादा मिलती है। जब बाजार बढ़ती है तो उसको यूनिट्स कम मिलती है, बिकॉज पैसा सेम है। लेकिन 10 साल बाद जो बाजार आज 78 है तो सोचिए 2008 की 8,000 की इंडेक्स और 21,000 की इंडेक्स वाले को भी आज फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी सारी यूनिट्स उस रेट पे खरीदी गई हैं और आज वो सारी यूनिट 78,000 के इंडेक्स। तो वो फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसलिए वो आपकी एसआईपी इस तरह से चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो हम निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए तरीका, जैसे डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि हम पैसे अगर लगा देंगे तो हम वापस कैसे लेंगे। तो आपको वापस लेने के लिए SWP करना, दैट इज ऑल्सो अ टूल, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कि हमने अगर इकट्ठा कर लिया, आपने कहा नहीं हमारे पास कोई पेंशन प्लान नहीं है, हमको हमारी सरकार या जहां हम काम कर रहे हैं हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो जो आपने कॉर्पस इकट्ठा करके रखने साल, उस कॉर्पस से ही हम आपको मंथली आपका विड्रॉल प्लान कर देंगे। कि अगर आपका कॉर्पस 5 करोड़ हो गया है तो हम आपको कितना, 1 लाख 2 लाख, हम 5 लाख रुपए मंथली आपको उस कॉर्पस से देते हैं। और वो जो कॉर्पस है नेक्स्ट 10 इयर्स में 5 करोड़ से और ऊपर होगा। दिस इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हम उसी से पैसे आपको दे रहे हैं। आपने इकट्ठे किए थे, कैसे इकट्ठे किए थे? आपने इकट्ठे किए थे 40 लाख रुपए, मतलब अपने पास से जो इन्वेस्ट किया था, बट वो 40 लाख रुपए बढ़ के हो गए हैं 2 करोड़। उस 2 करोड़ में से हम वापस कर रहे हैं आपको पूरे पैसे, 2 लाख रुपए महीना भी कर रहे हैं, और 10 साल बाद वो आपके 2 करोड़ से ऊपर, क्योंकि कंपाउंडिंग तो वहां पे बना चुका है, वापस बना चुका है, पोर्टफोलियो बन चुका है, उसी में से वापस है। उसके बाद भी आपका वो वापस बचा है जो कोई नहीं देता। बैंक के पास भी अगर आप जाएं और मंथली बोल दें उसको कि हमको मंथली इंटरेस्ट दे दो, तो मंथली इंटरेस्ट दे देगा, बट आपका जो FD का वो बना हुआ है वो एज इट इज बना देगा, वो बढ़ेगा नहीं, प्लस टैक्स। तो थोड़ा सा टैक्स पे भी 2 मिनट बता देते हैं। इतना सब पैसा इकट्ठा हो गया तो आप बोलोगे उस पर टैक्स भी आएगा, तो टैक्स किस तरह से देना है? इसमें टैक्स 12 महीने से ऊपर वाले 12.5%, जबकि बैंक की FD के जिस स्लैब में है आप इनकम के वो टैक्स रेट लगता है।
10%, 20% या 30%। 30% वाले को 33.8% देना, और वो हर साल बैंक के। लेकिन यहाँ पे क्या, 12 महीने से ऊपर बाद आपने कुछ भी पैसे निकाले तो प्रिंसिपल पे कोई टैक्स नहीं। लेकिन जो कैपिटल गेन आया, मीन्स जो एक्स्ट्रा पैसा है, उस पे आपको 1.25 लाख पहले एग्जाम, मतलब अगर हमने 2.5 लाख रुपए जमा किए और 5 लाख हो गए हमारे, और हम 5 लाख पूरे विड्रॉ करें, तो 2.5 लाख हमारी कैपिटल, उस पर कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख जो हमें प्रॉफिट आया उस पर 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं। 1,25,000 जो बचा उस पे 12.5% टैक्स। तो टोटल 5 लाख में आप समझ लीजिए कितना टैक्स आया। 1,25 का अगर 12.5 देना तो 15,000 17,000 कुछ। तो 2.5 लाख पे हम 15-17,000 दे रहे हैं। दैट वॉज नॉट इवन 10%, दैट इज लेस देन 10%, जो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहीं से नहीं देता। ये इक्विटी फंड्स के लिए, डेट फंड्स का कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। किस तरह से आपको करना चाहिए टैक्स प्लानिंग करनी, कैसे? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले आती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिर आती है आपकी टैक्स प्लानिंग, फिर आती है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो जब आपने पैसे जमा कर लिए हैं, कैसे जमा करने हैं वो समझ लिया, उसके बाद आता है आपका टैक्स प्लानिंग के। उसके लिए टैक्स भी बचाने का हम तरीका देखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम उस तरह से कर सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब वो ऑप्शन नहीं बचा, बिकॉज हम नई रिजीम में आ गए सब लोग। फिर भी अगर हम ये इस तरह की टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हम पैसे बचाएंगे। लास्ट में आती है रिटायरमेंट प्लानिंग, बिकॉज हमको चाहिए आज की डेट में, अगर हमारी लाइवलीहुड में हमारे 1 लाख रुपए महीने लग रहे हैं, तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे खर्चा करने के? 2 से 2.5 लाख रुपए महीना चाहिए। उस 2-2.5 लाख रुपए को कहाँ से लाएंगे जब आप सैलरी नहीं लगे, आप रिटायर्ड हो? कहाँ से लाएंगे? खर्चा तो नहीं कम होगा कि खर्चा बंद कर देंगे, रिटायर हो गए तो खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा तो रहेगा। रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए। मकान अगर है तो भी रोटी चाहिए, दूध आएगा ही आएगा। पेट्रोल के दाम कम होंगे नहीं कि आप सोचे कि पेट्रोल हमारी वजह से कम हो जाएगा, हम रिटायर हो गए हमको कम लगेगा। बिजली का बिल आपका आएगा ही आएगा। ये सब चीज रहेगी। तो अगर रहेगी, इस चीज को आपने मान लिया है कि रहेगी, तो हमको अपने पैसे बचा के वहां पर रखना पड़ेगा और उसमें पर्पस बनना चाहिए। और अगर हम पर्पस बना लेते हैं तो उसी से हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कि 2-2.5 लाख रुपए हम लोग पर्पस अगर हमने 2 से 4 करोड़ का बना लिया तो हमको 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आराम से। उसके लिए हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारी अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ठीक हो तो टैक्स प्लानिंग भी ठीक होगी और रिटायरमेंट प्लानिंग। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं ठीक हुई तो हमको आगे तक प्रॉब्लम आएगी। हर थोड़े दिन बाद हमको ये लगेगा कि हम पैसे कहाँ से लाएं। लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक तो हमको किसी भी तरह की कभी कोई इमरजेंसी भी हो तो हम पैसे उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हमारा जो दिमाग ये बेहतर काम कर रहा हो, क्योंकि हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर ली। तो आज इसीलिए हम लोग आए थे इससे कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, असेस करना चाहिए आपको टाइम टू टाइम क्या हम सही चल रहे हैं। अगर नहीं सही चल रहे हैं तो हम क्या गलती कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो हम कैसे सुधारेंगे उसको सुधारने के लिए हमारे पास क्या है। तो अभी तो हम लोग हैं यहाँ पे, बात कर सकते हैं। आप लोग के जो सवाल भी हम दे देंगे। एक अच्छा मैं ये पूछा है, जैसे कोई जो टर्म इंश्योरेंस की बात हो रही थी, तो अगर हमारे पास एक सफिशिएंट कॉर्पस अक्यूमुलेट हम कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें टर्म इंश्योरेंस लेने की रिक्वायरमेंट है? कुछ क्यों? हाँ। अच्छा सवाल है। सब लोग समझ लें कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पर्पस है और हमने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं वहां से, जो हमने बताए थे 2 करोड़ 4 करोड़ मान लीजिए इकट्ठे कर लिए, तो हमें टर्म प्लान क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली अल्टीमेट है। चाहिए तो बच्चे के लिए ही, तो कि मतलब हमारे इन केस ऑफ डेथ कि हमारे उसको मिल जाए। सपोज मान लेते हैं मिसहैपनिंग हो गई, हाँ, तो अब जो हमारा कॉर्पस था उसी में से पैसे जाएंगे ना। लेकिन अगर हमने एक टर्म प्लान ले रखा है तो क्या होगा, आपका कॉर्पस भी बचेगा
और टर्म प्लान के पैसे जो आपने लगाए थे 30,000 50,000 वो एनुअल, उसके बदले में आपके घर वालों को क्या मिलेगा? एक ऐसा पैसा जो आपने उनके लिए प्लान किया, अपने लिए नहीं किया। टर्म प्लान ही किसके लिए किया जाता है? अपनी फैमिली में। इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? कि हमारे लिए नहीं, खास करके मैच्योर हो जाएगा वो पैसा मिल नहीं नहीं मैच्योर नहीं होता है। यहाँ मैच्योरिटी की सोचिए। टर्म प्लान का मतलब ही मैच्योरिटी सोचनी नहीं। टर्म प्लान को मैच्योरिटी सोच के मत लीजिए। वो सब सस्ता है इसीलिए बस। सस्ता है मीन्स लो रिस्क प्रीमियम में हाई रिस्क कवरेज है। 30,000 में 1 करोड़ कौन देता? अगर 30,000 आपने दिया, सपोज मैं मान लेता हूँ कि 30 साल के आदमी ने 30,000 रुपया दिया और साल भर बाद उसकी डेथ होगी, कंपनी को क्या मिला? उसको तो 30,000 रुपये मिले, लेकिन देना क्या पड़ेगा? जो पैसा लगा है वो मुझे नहीं उसको सोचिए, उसको कंपनी स्पेशली कवरेज उसको सोचिए। गाड़ी का प्रीमियम भरते हैं ना, इंश्योरेंस कराते हैं। अगर साल भर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो आपका चला गया ना, वैसे उसको ही नहीं आपका उसको नहीं सोचिए। वो मैंने बताया इसलिए कि आपको मालूम हो कि हमने लिया क्यों। तो कितने साल हमें प्रीमियम देना होता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल दे सकते। 5 साल के लिए भी होता है, 10 साल के लिए भी होता है, एंड थ्रू आउट लाइफ, जैसे हमने कहा 85 ईयर्स, हम 85 ईयर्स तक दे सकते। तो सपोज अगर 10 इयर्स तक हमने टर्म प्लान का प्रीमियम दिया तो उसका कवरेज कितने साल के लिए रहेगा? दोनों चीजों को खुल के बताते हैं। एज 30 है मान लो, ठीक। 5 लोग ऐसे हमारे पास हैं जिनकी एज 30 ईयर्स है, और पांचों जैसे उंगली बराबर नहीं है वैसे ही पांचों लोगों का क्या है, दिमाग भी अलग अलग चलता है। आपने कहा मेरे को 80, सबने ये तय कर दिया कि हमको 85 ईयर्स तक का कवरेज चाहिए, सबने तय कर दिया पांचों ने। बट आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ 5 साल प्रीमियम देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी लायबिलिटी 5 साल मैं दे सकती हूँ, उसके बाद मेरे को लायबिलिटी नहीं चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। इन्होंने कहा मैं 10 साल दे सकता हूँ, इन्होंने कहा मैं 30 ईयर्स दे सकता हूँ, तो सबने कहा नहीं मेरे को 85 ईयर्स तक चाहिए, मैं 85 तक प्रीमियम दूंगा। इन्होंने कहा जब तक मेरा रिटायरमेंट मीन 60 ईयर्स तक का प्रीमियम चाहिए, मैं 60 के बाद प्रीमियम नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास सैलरी नहीं रहेगी। अब होगा क्या? सबको हमने 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस दिया है। सबसे ज्यादा प्रीमियम किसका है? लीस्ट आया 5 साल। सबसे कम किसका आएगा? वाइफ कौन हुआ? 85। क्यों? सस्ता है सस्ता नहीं है, सबसे कम प्रीमियम आया। हाँ कम प्रीमियम। कम प्रीमियम मान लेते हैं इनका बाद प्रीमियम में हम बंद भी कर सकते हैं, लगेगी बंद करने का सिस्टम ही आप दे रहे हैं। तो जिस साल प्रीमियम दिया उस साल आप कवरेज है, अगले साल नहीं दिया आपकी तो कवरेज नहीं खत्म। coverage करता। और फिर वो प्रीमियम लेकिन आपने 5 साल में पीस ऑफ माइंड ले लिया कि आप 5 साल नहीं देना, आपने 5 लाख रुपए दे दिए, सपोज 8 लाख दे दिए। इनको वही 5-8 लाख रुपए कितने साल में देने? इंस्टॉलमेंट में। हो सकता है इनको 9 लाख, आपने 8 दिए, इनको 9 देने हो, बट 9 लाख रुपए कितने साल में? 40 साल में जाके देंगे। आपने कितने साल में दिए? 5 साल। तो पर्पस ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या हुआ? कि हम कम पैसे में, और दोनों में फर्क समझ लीजिए। अच्छा कवर सेम मिल रहा है? नहीं मतलब ड्यूरेशन ऑफ कवर। ड्यूरेशन ऑफ कवर हमने सबका एक बार करा, 85 ईयर। अच्छा पांचों का हमने एक करा दिया, मान लेते उसमें कवरेज भी फर्क होता है। अभी तो हमने क्या करा, आ जाइए कवरेज ज्यादा क्यों लेना है? कवरेज ज्यादा क्यों लेना है? कवरेज इसलिए ज्यादा लेना है, 60 साल 65 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 70 साल में जाके आपको कुछ होता है, सपोज 70 साल के बाद अगर आपको कुछ होता है, तो क्या वहां 2 करोड़ रुपए माने रखेंगे आपके घर वालों के लिए? नहीं माने, क्योंकि आपने कॉर्पस
जैसा इन्होंने बताया कॉर्पस तक बन चुका होगा, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हो चुका होगा, वहां पे आपके 2 लाख 2 करोड़ का माने नहीं रखते। माने कहाँ से रखते हैं? फ्रॉम द डे वन ऑफ रिस्क। आज हमें कुछ हो जाए तो कल मेरे घर वालों की वो पैसा माने रखेगा, 30 साल बाद मेरे घर वालों के पैसा माने नहीं। गॉट माय पॉइंट? 30 साल बाद मुझे जरूरत नहीं, मेरे घर वालों को भी जरूरत नहीं होगी उस पैसे की। आज उनको जरूरत है कि अगर मुझे आज कुछ हो जाता है तो कल उनको वो पैसे काम आएंगे। जैसे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी लाइवलीहुड है मेरी, वैसी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन 30 साल बाद जैसे अभी उन्होंने बताया कि 35 इयर्स में लास्ट कोई मतलब कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है, क्या गारंटी है कि आगे भी नहीं होगी अगर उसमें हम बल्कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड हुआ था। हाँ, लेकिन अच्छा। उसमें ज्यादा पैसे वापस करे, मेरे पैसे थे। उसमें ज्यादा पैसे वापस करे हाँ, आगे थे। 35 ईयर्स से नहीं हुआ है। ऐसे भी समझिए जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें पैसे कैसे जमा करते हैं, हम सबने इकट्ठे करे, इन्होंने 5,000 दिए, इन्होंने 10,000 दिए, इन्होंने 50,000 दिए, इन्होंने 5 लाख दिए, सबने इस तरह से अलग अलग इकट्ठा करके कॉर्पस 5 करोड़ बना दिए, हम सबके पैसे लगे। एक फंड मैनेजर है तो उसको मैनेज कर रहा है, तो वो पैसे कहाँ लगा रहा है? उसने 60 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए, 60 कंपनी। अगर उसमें से एक कंपनी भी डिफॉल्ट कर जाती, मान लेते 0 हो जाती, सपोज जैसे रिलायंस जीरो हो गई और उसने उस पर पैसे लगाए, लेकिन कितने लगाए थे? उस 5 करोड़ से उसने सिर्फ 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगाए उस कंपनी में, बाकी सब उस 59 कंपनी में लगाए जो ग्रो हो रही, उससे ज्यादा ग्रो हुई, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में लगाए थे जो पिछले 10 साल में ग्रो करे हैं बहुत ज्यादा, जितना उसने नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा ग्रो करे हैं। तो आप सबका कलेक्टिव पैसा जो है जहां लगा हुआ है वो सेफ इसीलिए है कि 60 के 60 कंपनियां नहीं डिफॉल्ट करेंगी या जीरो हो जाएंगी। एंड कितना परसेंटेज में, जैसे मैंने बताया कि उसको दिखता है फंड मैनेजर को भी कि ये कंपनी गड़बड़ हो रही है, तो वो पहले ही बेच के चला जाता है कि अपने उसमें फंड से आउट करो। 60 में से एक आउट की, एक इन कर ली पुलिस, जोमेटो खरीद लिया उसने, उसको दिखा जोमेटो में इतने 10 साल पैसे लगेंगे, हमको आपको दिखा, उसको दिखा, बिकॉज उसके पास रिसर्च एनालिस्ट की टीम है, वो टीम उसको असिस्ट करती है बताने के लिए कि क्या चल रहा है, इसलिए डिफॉल्ट नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक फंड डिफॉल्ट करा था, हुआ क्या था, कोविड पीरियड आ गया, कोविड पीरियड में कंपनी ने उधार दिया हुआ था, दूसरे फंड में इक्विटी बाजार से उसने नहीं खरीदा हुआ था, उसने कॉर्पोरेट्स को उधार दिया हुआ टू द ट्यून ऑफ अराउंड 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ था। उस 23,000 करोड़ में कौन कौन था? वोडाफोन आइडिया था जिसने 5 से 7,000 करोड़ दिया हुआ। और जैसे आपको मालूम है कि वोडाफोन आइडिया का प्रॉब्लम आ गई, तो उसने कहा पैसा दूंगा लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, पैसा दूंगा लेकिन अभी नहीं। तो कंपनी ने क्या करा कि वहीं पे स्टॉप किया और उधारी लेना वापस चालू कर दिया, कि जहां जहां उधार दिया था वहां पैसा निकालना रियलाइज करना शुरू कर दिया। क्योंकि साख बचानी थी, हमारे बहुत पैसे थे उस समय पे, करीब 1,20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू थे, और ये 23,000 करोड़ रुपए ऐसे एक फंड में चले गए जहां पे कोविड की वजह से प्रॉब्लम आई। कोविड एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट था जो हम लोग ने शायद लाइफ टाइम नहीं देखा, पिछले 100 साल में किसी ने नहीं देखा था, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ, उसी पीरियड में ये हुआ था। बट विद इन 3 इयर्स वो 23,000 करोड़ रुपए, 24,000 समथिंग का, उसको कंपनी ने 9% इंटरेस्ट के साथ वापस किया, 29,000 करोड़ रुपए कर, मीन्स जहां जहां से था वहां से रियलाइज किया और अपने सारे जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको पे करा। तो सबसे बड़ी चीज थी कि डिफॉल्ट नहीं है फ्रॉम द लास्ट, वो डिफॉल्ट नहीं था, वो वाइंड अप था, मतलब स्कीम्स हमने बंद कर दी बंद कर दी उसके और बाद उसके बाद पैसे- रियलाइज करके पैसे सबको बांटे, पैसे सबको बांटे। जरूर 6 महीने 8 महीने की दिक्कत रही क्योंकि कोविड था, वो प्रॉब्लम आई, बट सबको बांटे। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम सबने पैसे लगाए तो सबको मिले प्लस इंटरेस्ट के साथ, मीन्स अगर आपने 7% इंटरेस्ट वहां पे अर्न कर रहे थे तो जो दूसरा हुआ उसका हुआ 9%। इसीलिए मैंने आपको ना कलेक्टिव फंड लगाया
तो कलेक्टिव रिस्क भी हो गया हमारा। रिस्क भी इसी तरह से सब में डिवाइड हो गया। कितने तक आप सोचिए, जैसे 5 करोड़ है, हमने तो 5 करोड़ की बात करी। आज जो फंड साइज है वो 50,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ है। एक एक फंड का इतना साइज। तो अगर उसमें हमारे 5 लाख रुपए लगे हैं तो परसेंटेज में सोचिए हम कितने हैं, 0.001%। यस, तो आप सोचिए रिस्क नहीं बचा ना उसमें, जब उसने इतने पैसे लगा रखे हैं। और अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करे तो बाकी तो 59 है ना, और वो काम कर रहे हैं, और उसने उसको पहले, आप उसके डिफॉल्ट करने से पहले वो बेच चुका है मैक्सिमम, और किसी और को इंटरनल किया है जो उसको दिखती है। फंड मैनेजर की गलतियां जल्दी नहीं करता, बहुत कम होता है जब वो गलती करता है, और गलती करता है तो उसको उसका कमेगा भुगतना पड़ता है। क्यों? उस फंड मैनेजर की 5% ऑफ द सैलरी हर महीने उसी फंड में लगती है जो वो मैनेज। 3 साल पहले, 3 साल 4 साल हो गए, 5% सैलरी हर महीने की जैसे SIP करती है ना, उसी SIP की तरह उसकी 5% सैलरी करती है और उसी फंड में जाती है जो वो मैनेज कर रहा है, जिससे उसको भी घर हो अगर गलत हुआ है जवाबदेही हो। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे, लेकिन पर्पस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने का कलेक्टिव आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में कई सारी कंपनी है। कंपनी का होगा कंपनी बता दें ये कंपनी ठीक है, खास करके जो आपको परेशान, हमको परेशान ना है। और कोई चीज किसी के मन में और सवाल आ रहे हैं SIP को लेके कि हम SIP कहाँ तक कितनी शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। हम 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और अनलिमिटेड अमाउंट तक। 100 रुपए मंथली भी, 100 रुपए डेली भी, क्वार्टरली भी, तो जब हम 100 रुपए मिनिमम तक सोच सकते हैं कि यहाँ तक भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है ना कि नहीं, मिनिमम 5 और 10,000 की ही मिनिमम लिमिट होगी, ऐसा नहीं। शुरू करने के ऊपर है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कोई आपको अपने आप नहीं बताएगा। और अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो गूगल में तो सब कुछ है, बट क्या गूगल में सब कुछ ठीक है? आप लोग तो डॉक्टर हैं, आप लोग को मालूम है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो गूगल से पढ़ के आता है तो आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो? यार गूगल से ही करा दो फिर इलाज। होता है ऐसा, बहुत बार आता है। मेरे फ्रेंड को मैं लेके गया, उसको चोट लगी और डॉक्टर के पास बैठा, उसका लाइव का, डॉक्टर के पास बैठा और उसने बताया उसको ऐसे, डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया, वो डॉक्टर को पढ़ाने लगा। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और गूगल से मैंने ये पढ़ा है, मेरे को ये है, ये डॉक्टर पहले भी सुनता रहा। इलाज के लिए मेरे पास की बात घर पे कर सब कुछ, तो मैं अगर मालूम साइंस के स्टूडेंट हो, डॉक्टर नहीं हो। कैश पैसे का कहाँ इस्तेमाल सही करेंगे? कैश मतलब कैश ऐसा पैसे नहीं सब देखा नहीं सकते। उसके लिए हमारे पास कोई इलाज ऐसा पैसा उसे SIP में लगा सकते नहीं लगा सकते कहीं कि भी। सारी आपको टैक्सेबल अमाउंट्स में आना चाहिए। हम सिंपल था, आपको वो चीजें बताएंगे जो पहले तो लीगल है। मैंने पूछा उसको कहाँ पे पिज्जा यूज कर सकते हैं। कैश हमारे कैश वाला पिज्जा के लिए कैश वाला बांट दो। कैश वाले ये जो इतने सारे लोग हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मेरे से। कोई बता देगा पिज्जा खिलाओ सबको, कोई कहेगा कस्ते खिलाओ हमें सबको। किसी हम SIP पे लगे हम दे देंगे, आप लगाएंगे कैसे समझते ये लगाएंगे। कैश का हम बता भी नहीं पाते, हमारे पास ऑप्शन नहीं। जब भी इस जमीन भी ऐसे पूरी नहीं ले सकते, पूरी कैश में नहीं, 70% 80% आप चेक से भी 20% आप कैश दो। और अभी तो ये चल रहा है, तो 4 साल बाद हो सकता है वो भी आपका कैश। इसलिए कैश का हमारे पास ऑप्शन नहीं। और कोई समझ आपको देख आएंगे तो कौन सा आप यूज करनी। तो आप लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में बता सकते हैं? लॉस हार्वेस्टिंग जो है वो उनके लिए है जो अपने रिटर्न्स करते हैं और समझते हैं कि हमको प्रॉफिट को कैसे अपने एडजस्ट करना, प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज हमको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा,
अब इस प्रॉफिट पे हमको टैक्स देना होगा, तो उस टैक्स को बचाने के लिए हम लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। छोटे से एग्जांपल से बताते हैं, आप उसको पूरा, क्योंकि आपने वो शब्द बोला तो आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है इसका। हमारे पास पोर्टफोलियो है जिसमें हमारे पास 20 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स सपोज। अब हमको इस समय पैसे चाहिए, सपोज किसी वजह से कोई हमको प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, कुछ खरीदना है, हमको उसमें 20 लाख रुपए निकाले। अब हमने जब 20 लाख निकाले तो हमारी उसमें कैपिटल लगी थी 10 लाख और 10 लाख रुपए हमको प्रॉफिट, तो इस 10 लाख पे हमको प्रॉफिट पे टैक्स देना है। सिंपल। अब इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं? लीगल वे, नॉट इलीगल, जैसे इन्होंने कहा कैश है मेरे पास, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम आपको कोई भी जो ऑप्शन बताएंगे दैट विल बी ओनली इन द लीगल टर्म्स, नॉट इलीगल। लॉस हार्वेस्टिंग के लिए आपने अपने उस पोर्टफोलियो को देखा जहां पे आपने ये तो बुक कर लिया 10 लाख, अब जहां पे आपको लॉस आ रहा है और नोशनल लॉस दिख रहा है कि ये लॉस है, सपोज आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले आपने आईटीसी के शेयर दिए थे, या आपने टीसीएस के शेयर दिए थे, या आपने इन्फोसिस के शेयर दिए थे, वो आज 50%, 40%, 30% डाउन पे है। आप वो शेयर्स वहीं बेचिए तुरंत आज की डेट में और कल वापस खरीदिए। तो जो आपने 2 साल पहले खरीदे थे उसका लॉस आज बुक हो गया, और आपने कल वापस वो चीज खरीदी तो वो चीज आपके पास रही। तो ऐसा अलाउड रहता है क्या कि जो प्रीवियस डेट ऑफ परचेज के जो शेयर हैं केवल मैं वो सेल कर रही हूँ? बता उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फीफो वैल्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप कभी भी कोई चीज खरीदेंगे, सपोज हमने 4 आइटम खरीदे, एक ही शेयर में हमने 4 बार खरीदारी करी, आईटीसी हमने कल खरीदा, परसों खरीदा, 2 दिन बाद, तो जो बेचेंगे आप वो पहला वाला काम होगा। वो हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर द स्टॉक्स ऑल्सो एंड फॉर द म्यूचुअल फंड ऑल्सो वो काउंट करेगा। एसआईपी में भी आपने 10 साल एसआईपी चलाई और 10 साल बाद जब वापस ली तो आपने पूरे पैसे नहीं लिए, तो आप बोलो नहीं मेरी जो बाद वाली है, जो नुकसान मैंने फायदे में खरीदी है वो वाली निकालो, नहीं ऐसा हो। जो शुरू में पहले खरीदी गई थी वही फर्स्ट आउट, तो वो जो लॉस हार्वेस्टिंग वहां से तो केवल एलटीसीजी का केवल एलटीसीजी के साथ ही कर सकते हैं या एसटीसीजी के साथ भी कर सकते हैं? 2 तरह का टैक्स हो गया, दैट इज शॉर्ट टर्म एसटीसीजी एंड एलटीसीजी मींस लॉन्ग टर्म। कुछ लोग जो जानते हैं वो शॉर्ट टर्म मींस 12 महीने से कम, दैट इज शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन ये इक्विटी के लिए, नॉट फॉर डेट, डेट के लिए अलग। हाँ, इक्विटी की बात करें। इक्विटी में शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से करेंगे, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से करेंगे। उसमें आप कंट्रा नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म को। लॉस को जरूर आप कैरी करके 8 ईयर्स तक ले जा सकते हैं। प्रॉफिट कैन नॉट बी कैरिड फॉर नेक्स्ट ईयर, कि आज आपका 10 लाख प्रॉफिट हुआ, जैसे आपने कहा 10 लाख प्रॉफिट हुआ मेरा, इसको कैरी कर दीजिए, अगले साल हम लॉस पूरा कर लेंगे, उससे नहीं कर सकते। प्रॉफिट पे टैक्स इसी साल देना जिस साल हमने करा, लॉस को हम कैरी करके अपनी बुक्स में 8 ईयर्स तक ले जा सके। और जब हम कैरी करके ले जा रहे हैं उस साल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उससे उसको कंट्रा कर सकते, लेकिन सिर्फ उसी तरह से शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का, तो वो ये नहीं होता कि हम मिक्स करें, वो नहीं पॉसिबल। अदरवाइज जैसे आपने कहा लॉस हार्वेस्टिंग, उसके साथ साथ कैपिटल गेन अगर आपको प्रॉपर्टी से हो रहा है तो वहां पे आपके पास 54EC बॉन्ड्स, वहां पे आप 54EC बॉन्ड्स लगाते हैं, आप उस कैपिटल गेन को बचा सकते हैं, बट टू द ट्यून ऑफ 50 लाख, 50 लाख से ऊपर आप नहीं लगा सकते एक से, तो वो कर सकते हैं। या तो आप कोई, आपने मान लीजिए कोई प्लॉट बेचा 50 लाख था, तो आप सीधे सीधे एक फ्लैट अपने नाम से खरीद लीजिए, पूरे पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लैट नहीं खरीद तो 54EC के बॉन्ड्स अगर खरीदेंगे तो आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं, तो वो लॉस हार्वेस्टिंग से अलग है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लॉस हार्वेस्टिंग हम कराते हैं जनवरी टू मार्च, अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं जनवरी टू मार्च। पूरे साल तुम 9 महीने कुछ भी करते हो, डू दैट, बट जनवरी टू मार्च में हमारे पास आ जाओ, जिससे हम तुम्हारी देख लें क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से तुम्हारी लॉस हार्वेस्टिंग या लॉस एडजस्टमेंट करा, तब वो टैक्स नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा, मार्च के बाद आओगे फिर जो भी करना है आपको 31 मार्च से पहले करना, उसके बाद। और कोई चीज पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए यहाँ।
करे, कोई गोल नहीं है। अच्छा, एक मुझे और बताइए कि हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना होना चाहिए? गोल्ड पे हम मल्टी एसेट पे बात नहीं कर पाए। हम वो वाला गोल्ड नहीं पूछ रहे। अभी कैसे अभी पता लगता है? दोनों बता रहे हैं। तो जल्दी नहीं हो तो हम बता सकते हैं, 2-4 मिनट कोई नहीं। हमको उसमें छूट गया वो हमसे, लेकिन चूंकि वहां तक हम पहुंचे नहीं थे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में होना क्या क्या चाहिए। एज वाइज फर्क आता है, जितनी हमारी कम एज उतना हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इक्विटी कम होनी चाहिए, डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम जो आप गोल्ड, अभी तो सिल्वर भी आ गया, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो 10% तक ठीक है। बहुत अगर आप गोल्ड सिल्वर बोथ कर लें तो 15%। इससे ऊपर आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर का नहीं होना चाहिए। क्यों? गोल्ड चला है 8 से 9 साल बाद, और पिछले अगर 30 साल का आप उसका CAGR देख लें तो वो आपके इक्विटी मार्केट से कम है। दोनों को कंपेयर करें, 30 ईयर्स का दोनों को कंपेयर करें। जहां वो 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं या 2 करोड़ हो चुके हैं, इसमें एक तो वो दिए हैं इन्होंने 10,000 रुपए मंथली 23 करोड़ बना दिया है फंड में। कितने साल में? फंड में 30 साल में 30 साल में। 30 ईयर्स बोला क्या गोल्ड ने बनाया है? अच्छा, और गोल्ड अभी क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है कि इक्विटी संभव नहीं चला। इक्विटी 10-15% पिछले 1.5 सालों में 2 सालों में डाउन है, और वहां गोल्ड गोल्ड चल गया। क्यों? वहां पे War- टेंशन है, इसलिए गोल्ड चल। फिर भी अगर इक्विटी CAGR टेंशन के समय इक्विटी नहीं चलेगी, टेंशन के समय क्या चलेगा? गोल्ड चलेगा। गोल्ड क्यों चलता है? कोई बता सकता है गोल्ड क्यों बढ़ता है? डर की वजह से खरीद। अच्छा, डर नहीं है तब क्यों बढ़ता है? डर नहीं तो क्यों बढ़ता है? डर नहीं है क्यों बढ़ता, क्यों बढ़ता? इकोनॉमिक समझ लो। पेट्रोल डीजल सुना है आपने? सबको मालूम है। क्रूड ऑयल सुना है? क्रूड ऑयल के बहुत सारे वेल्स हैं जो आपने सुना है, 2-4 कंट्रीज के हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल मिलता है। तो क्रूड ऑयल बेचने वाला क्या करता है? इसका तो कोई अलग से वो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं। वो तो कुआं खोदा है, उसमें वो रोज क्रूड ऑयल निकाल रहा है, रोज बेच रहा है, रोज बेच रहा है। नया तो उसमें कुछ डाल नहीं, वो पैसे जो आ रहे हैं वो उसमें तो डाल नहीं ना कि और नया आएगा। उसको तो उसमें से रोज निकालना है, वो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है? वो दुनिया की हर जगह इन्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि वो पिछले 20 साल 30 साल से रोज क्रूड ऑयल निकाल रहा है, बेच रहा है। क्रूड ऑयल का रेट आपको मालूम है आज की डेट में $80-85 तो वो जब सब जगह जमा कर चुका है तो क्या करेगा? क्या रियल एस्टेट अगर खरीदने का आ जाए तो वो एक एक कंट्री को खरीद लेगा? इतना पैसा आ रहा है उसको, क्या करेगा? रियल एस्टेट में लगाए, जिसको देख ही नहीं सकता। तो जब जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तब तब आप देखिएगा, इस समय तो नहीं चल रहा, वो अलग चल रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ने के बाद सबसे पहले वो गोल्ड खरीद, क्रूड से मैक्सिमम गोल्ड खरीदा जाता है। जितनी भी इस तरह की कंट्रीज हैं जो आपने देखा, गल्फ कंट्री जो क्रूड होती है गोल्ड खरीद सबसे, वो उनके इन्वेस्टमेंट का ही करेगा। वो इक्विटी में इतना पैसा नहीं करता, उनको दिखा इक्विटी में ज्यादा पैसा है तो मैं सारा लगा दूंगा, वो गोल्ड। तो जब जब आपको क्रूड बढ़ेगा तो आपको गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने होनी चाहिए। समटाइम्स अलग है, अदरवाइज जो टेंशन आपने बोला, टेंशन की वजह से बढ़ता है। तो सबसे पहले सेफ एसेट में जाता है। सेफ एसेट है गोल्ड। सेंट्रल बैंक, सब सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड है, इसीलिए कि उनको मालूम है कि ये ऐसा एसेट है जो आगे आने वाले सालों में नहीं मिलेगा। बता रखा है कि एक लिमिटेड रिसोर्स है इसका, ये लिमिटेड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्रूड गोल्ड ये सब बहुत रिलेटेड है और उसी तरह से चलता है। तो ये इकोनॉमिक्स है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी झगड़ा होने पे भागने लगता है, कभी झगड़ा होने पे नहीं पड़ता है। झगड़ा तो फरवरी मार्च से शुरू हो गया था और सिल्वर 4 लाख से गिर के 2 लाख पे आ गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। तब तो हवा उड़ा दी थी कि ये इंडस्ट्रियल यूज में आएगी, ये होगी। 5-4 महीने बाद इंडस्ट्रियल यूज में नहीं आ रही, आज तब भी रही है, लेकिन वहाँ हवा बनेगी।
दैट इज कॉम्पाउंड डम, इतना सारा लोगों को दे दिया गया, हर रिटेलर खरीद रहा था उस समय सिल्वर, आज 2 लाख कोई नहीं खरीद रहा, तो वो बनाएगा, तो वो कॉम्पाउंड डम है। इतना बढ़ा दिया, 4 लाख रुपए सिल्वर के लिए 2 साल 4 साल नहीं गए। पहले भी हुआ था कि 75,000 गई थी 2010-11, उसके बाद उसको 10 साल लगे वो रिकॉर्ड तोड़ने, मोर देन 10 years 75,000 को तोड़ने में। वॉरेन बफे का नाम सुना होगा आपको, उसने रिग्रेट किया है कि मेरा लाइफ टाइम रिग्रेट था कि मैंने सिल्वर 75,000 में, सबसे बड़ी गलती, 10 साल तक वो पैसा वापस नहीं आया, और जब वापस आया तो 2 साल के अंदर 75,000 का बढ़ के 4 लाख हो गया। लेकिन कब तक क्या हो, आप 12 साल नहीं किसी का इंतजार कर सकते। अगर आपने 75,000 में किया है, आपको दिख ही नहीं रहा है कि वो मेरे को रिटर्न दे रहा है, आपका तो निगेटिव है इन्वेस्टमेंट, पैसे ही निगेटिव है, रिटर्न तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने इनको कहा कि मैक्सिमम 10 to 15%, बिकॉज 12 साल लगातार नहीं चलता, 12 साल लगातार सिल्वर नहीं चलता। जैसे हमारी मार्केट हर बार नहीं चलती, 2 साल से नहीं चल रही, बट जितना खराब समय होगा उसके बाद वो अच्छा समय लाएगा। तो हमने 30-35 साल में देखा ही, हर बार बाजार खराब होता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 years में वो सारे रिटर्न बराबर करते हैं। SIP इसीलिए रिटर्न, तो ये सब छोटी छोटी चीजें। और किसी के साथ कोई चीज दिमाग में आ रही हो किसी के लिए? हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर अगर नॉर्मली कोई नहीं वो करना चाह रहा है, कंसल्ट या मे बी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट और ETF, इनका कुछ आप ब्रीफ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये क्या होता है, बस इसमें रिस्क किसमें ज्यादा होता है क्या? अच्छी चीज है, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट वो था, इसमें उतना नहीं बता सकते थे। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ये 3 फंड के अलग अलग होते हैं। इनको छोटे से बता देते कि लार्ज कैप वो जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ऐसी बैंक, इसका मेन समझ लीजिए कि हमारे पास टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, वो लार्ज कैप है। वो कैटेगरी हो गई 100 कंपनियां ऐसी हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी बनाई गई है। इसके बाद आती है मिड कैप, 100 से 250 है, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ होना चाहिए। इसके बाद आती है स्मॉल कैप, जो बची हुई कंपनी 5,000 करोड़ से नीचे की, वो सारी स्मॉल कैप है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या चाहिए, तो वो कौन बताएगा? अगर आपकी हैंड होल्डिंग किसी सही फाइनेंशियल प्लानर के पास है तो ही बताएगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, गूगल चैट जीपीटी करेंगे, क्या वो सही है, क्या गूगल आज की डेट में सब सही बताता है, या फिर आप अपने यार दोस्तों से पूछेंगे क्या उनको उसकी जानकारी है, और कितनी है, अगर है तो उतनी है जितनी जरूरी है। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल प्लान या कॉस्ट तब मैटर करती है जब आपको लगे कि कॉस्ट आपके उस पैसे से ज्यादा है। लेकिन अगर वो आपको सही गाइड कर रहा है तो वो आपके पर्पस को 1 करोड़ पहुंचा देगा। वहीं वो करने में आपको हो सकता है 5 साल ज्यादा, क्योंकि आपने कॉस्ट बचाई, आपको लग रहा है कि वो फीस ले रहा है, लेकिन अगर फीस ले रहा है तो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटी और प्लान करते हैं। तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आपकी प्रोफाइलिंग सही की हो, तो रिस्क प्रोफाइल आपका सही बना के दिया है, तो वो उस हिसाब से मैनेज। आप खुद अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते बिकॉज आप बायस हो जाएंगे, दूसरा सामने वाला बायस नहीं होता। वो डिसिप्लिन्ड है, अगर उसकी अप्रोच प्रोफेशनल है तो वो आपको सही प्रोफेशनल एडवाइस देगा, ना कि आपकी बायस अप्रोच। वो आपकी बातों में नहीं आएगी कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना नहीं, आप ये करिए वो करिए, नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके कहने से नहीं चलता। आप बायस हैं अपने प्रति, वो आपके प्रति बायस है, वो आपको वो एडवाइस देगा जो आपके लिए ठीक है। देन वो आप कॉर्पस बना पाओगे, रिस्क बचा पाओगे। आपको क्या मालूम है ऐसे फंड में लगाना है, कब एग्जिट करना है, खरीदना तो बता दिया उसने, कब एग्जिट करना है वो कौन बताएगा? क्या आपको मालूम है? गूगल बताएगा, क्या गूगल भी बता पाएगा। तो कब इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है, किस फंड से लर्निंग करना है, ये बात है। कब इन्वेस्ट करना, कब निकलना। और कुछ
एनीथिंग एल्स? सिंपल ऐसे नहीं ठीक है कि एडवाइस करके किस पर्पज से चाहिए, क्या होराइजन है, लॉन्ग टर्म कितना होता है आपके हिसाब से? लॉन्ग टर्म सकता है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाला नहीं, इनके हिसाब से लॉन्ग टर्म वाला 20-30 में बहुत फर्क है। उसको आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहेंगे? एसआईपी में अलग इन्वेस्टमेंट आएगी और मल्टी कैप के लमसम के लिए अलग है, एडवाइस भी दोनों अलग अलग है। इस टॉपिक में इन सब पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दो अलग अलग चीजें होगी, लमसम अलग हो गया, एसआईपी अलग होगी। एसआईपी के लिए आप सिंगल एक फंड में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? रिस्क है। मान लीजिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कोई थीमेटिक या सेक्टर नहीं फंड, वो आपको सपोज फार्मा फंड मिले, तो ये क्या हो गया, रिस्क ज्यादा ले लिया। तो उसकी जगह अगर हमने 2 फंड्स आपको या 3 बता दिए, तो वहां क्या हो गया, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एंड हमने इस तरह का भी रिस्क लिया कि अगर ये इंडस्ट्री चली तो हमको क्या करके देगी, इस तरह का रिटर्न बना के देगी, तो कोई और नहीं। जैसे इस समय की भी वो सब चीज चल रही है, चिप, माइक्रोचिप, एआई और कहते हैं, तो इस तरह की चीज। बट अगर हम रिस्क कम ले वहां पे और हम इस तरह का ले मल्टी कैप टाइप फंड या फ्लेक्सी टाइप फंड, जो आपका टाइम टू टाइम इन और आउट करता रहेगा। अगर ईवी चल रही तो उसमें ईवी 3 साल बाद ईवी नहीं चलेगी, कोई और आ चुका होगा, उसने वो किया। 30 साल का पीरियड है। जरूरी नहीं है कि बैंकिंग चले, जरूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल चले, जरूरी नहीं है कि फार्मा चले, लेकिन वो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड आपको 30 साल तक कुछ भी दिखा रहे। तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड वहाँ पे आप 30 ईयर्स या 20 ईयर्स के डेटा देते हैं, वो अप्रोच ठीक रहेगी, जहाँ पे आपका रिस्क भी कम रहेगा एंड रिटर्न्स भी रहेगा। लमसम के लिए भी एंड उस तो वहाँ पे सेक्टोरियल या किसी तरह के लार्ज कैप या मिड कैप या उसमें नहीं करेंगे, बिकॉज लार्ज मिड और मल्टी जो आपको स्मॉल कैप मिला वो फ्लेक्सी और मल्टी बोथ में मिलेगा, ना कि एक में मिलेगा।